आज हम इस यूनिट का लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एलपीजी एंड ए अप्रेजल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड एन अप्रेजल। ये पूरा एक चैप्टर है हमारा कंप्लीट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखिए, इसमें व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अगर हम देखें तो इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन तो ओनली फॉर जस्ट कनेक्टिविटी के लिए होता है। देन नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या व्हाट वर द रीजंस, है ना, व्हाट वाज द इकोनॉमिक क्राइसिस, तभी तो हमें पता लगेगा कि व्हाट वर द नीड फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फिर एन अप्रेजल, और फिर उसके बाद में ये 2 शॉर्ट नोट्स तैयार करने आपको, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी। ये पूरा एक चैप्टर है हमारा कंप्लीट। वैसे एज फार एज कंसर्न अगर हम मार्क्स की बात करें तो अभी तक अगर हम देखें तो इस साल थोड़ा सा बड़ा चेंज हुआ है। केवल इस लास्ट ईयर को छोड़ दें तो बाकी ज़्यादा वेटेज एलपीजी का रहा है, उसके बाद में सेकंड चैप्टर का रहा है, फिर फर्स्ट चैप्टर का रहा है। बट अभी लास्ट ईयर जो पेपर हुआ है उसके अंदर इस बार वेटेज सेकंड चैप्टर का ज़्यादा था और एलपीजी का फिर था और फिर फर्स्ट चैप्टर का था। तो इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट चैप्टर काफ़ी टाइम से इग्नोर चल रहा है, तो एक तो मेरे हिसाब से फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा वेटेज बढ़ना चाहिए। और लास्ट ईयर अगर सेकंड चैप्टर का तो थर्ड थर्ड का भी थोड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा, तो थर्ड और फर्स्ट मेरे हिसाब से इस बार ज़्यादा टारगेट रहेंगे। सेकंड इस बार पूछ ले, मतलब होने को कुछ भी हो सकता है, बट हम एक सिंपल कैलकुलेशन लगा रहे हैं। वैसे नॉर्मली अभी तक क्या होता था कि 6 मार्क्स में से 12 मार्क्स में 6 मार्क्स थर्ड चैप्टर होता था और बाकी 6 मार्क्स मिला के दोनों चैप्टर होते थे। बट अभी धीरे धीरे ये शिफ्ट हो रहा है, लास्ट ईयर ये शिफ्ट हुआ है कि सेकंड चैप्टर और फर्स्ट का भी वेटेज बढ़ रहा है। तो ये सारा आपको स्कैनर से पता लग जाता है ना। अब इसको स्टार्ट करेंगे हम, तो सबसे पहले देखिए, हमें देख रहे हैं कि भाई व्हाट वाज द इकोनॉमिक क्राइसिस, तो ये समझना जरूरी है। इंट्रोडक्शन तो देखो सिंपल, इसमें क्या है, बस रीडिंग लगानी है। इंट्रोडक्शन में तो बस ये बता रखा है कि फर्स्ट चैप्टर का बता रखा है कि फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, सेकंड में क्या पढ़ा, और फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो ये तो इट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। नाउ यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें आज जो समझना वो है नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या व्हाट वर द रीजंस फॉर, और व्हाट वाज द इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था, कि क्या ज़रूरत पड़ी, ये सारा हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर हम इसका आंसर ढूंढें तो ये हमारा सेकंड चैप्टर में इसका आंसर है कि सेकंड चैप्टर में जो हमारी पॉलिसीज़ अडेप्ट की हमने 19, हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ अडेप्ट की इन बिटवीन 1950 टू 1990, आपने पढ़ा है कि इसको 4 पार्ट्स में पढ़ा हमने। इकोनॉमिक सिस्टम, कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, ये सारा जो भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वहीं उन्हीं जो पॉलिसीज थी, जो स्टेप्स थी, उन्हीं की वजह से 1991 में देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस। तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या आई बेसिकली कि इमीडिएट इफेक्ट से तो सही था पॉलिसी सारी, क्योंकि 1950 के अंदर पब्लिक सेक्टर का रोल भी ज़रूरी था, क्लोज्ड इकोनॉमी भी ज़रूरी थी, वो सारी आईपीआर भी ज़रूरी था, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग भी ज़रूरी थी, सब कुछ ज़रूरी था। बट क्या हुआ कि उसको टाइमली चेंज नहीं किया हमारी गवर्नमेंट ने, क्या किया, उसको टाइमली चेंज करना था, उसमें रिफॉर्म करना था, बट वो नहीं किया। और इसकी वजह से ये जो रिफॉर्म्स, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने ली 1950 से 1990 में, और जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने ली फॉर द हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमने उसको क्या किया, टाइमली चेंज नहीं किया। तो अब 1950 से 1991 को अगर हम समराइज करें, क्योंकि पूरा चैप्टर बहुत पड़ा है, अगर उसको हम समराइज करें तो हम 2 सेंटेंस में समराइज कर सकते हैं कि इन बिटवीन 1950 टू 1990 जो पॉलिसीज अडेप्ट की, उसको हम ये बोल सकते हैं कि देयर वाज ए डोमिनेंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। यस और नो? आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है सेकंड, तो क्या हम ये सेंटेंस वर्ड यूज कर सकते हैं कि 1950 से 1990 तक देयर वाज ए डोमिनेंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर? यस और नो? पब्लिक सेक्टर यस सब कुछ सर। था। यस सर। सेकंड, हम इसके लिए एक वर्ड सेंटेंस यूज कर सकते हैं, दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी। हमारी गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी अडेप्ट की थी? क्लोज्ड इकोनॉमी, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, सेल्फ रिलायंस चाहती थी, रिजर्व्स, बहुत सारे रीजंस थे, तो क्लोज्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं बिल्कुल। यस और नो? तो इसलिए हम पूरे सेकंड चैप्टर को 2 सेंटेंस में हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि 1950 से 1990 तक फिर वो जो डोमिनेंस पब्लिक सेक्टर एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। और ये ही इन्हीं दोनों पॉलिसीज की वजह से, दो मोटिव की वजह से 1991 में देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस। अब वो इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था?
तो देखिए सबसे पहला जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे उसके 6 पॉइंट्स है जिन पे अपने शॉर्ट नोट से भी तैयार करेंगे। माउंटिंग फिजिकल डेफिसिट, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, देन उसके बाद फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन और सिक पीएसयूज और गल्फ क्राइसिस, और फिर एक कंक्लूजन पढ़ेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ये तो कनेक्टिविटी हो गई फर्स्ट और सेकंड और थर्ड चैप्टर की, कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो कहाँ से आया और व्हाट वाज द इकोनॉमिक क्राइसिस, जो भी हम पढ़ेंगे। बट फॉर द थर्ड चैप्टर, अब थर्ड चैप्टर को समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि द होल चैप्टर, थर्ड चैप्टर कैन बी डिवाइड इन 3 मेजर पार्ट्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट वाज द इकोनॉमिक क्राइसिस, जो भी हम कवर करेंगे। अब जो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ना चैप्टर, वहीं एंड करेंगे। कैसे? क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस को हम समझेंगे, उसके रीजंस को, व्हाट वाज द इकोनॉमिक क्राइसिस। फिर हम सेकंड पार्ट में क्या देखेंगे कि फिर व्हाट वाज द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फिर गवर्नमेंट ने उस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स ली। उन्हीं स्टेप्स को हमने ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट वाला जो थर्ड पार्ट है, जब हमने ये देख लिया कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, हमारी गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स ली 1990 ऑनवर्ड्स, नाउ व्हाट वाज द अप्रेजल, मतलब उसके अचीवमेंट्स और फेलियर्स क्या रहे। तो उसका फिर हम लास्ट में एलपीजी अप्रेजल देखेंगे कि उसमें क्या हमने अचीव किया, कि वो जो प्रॉब्लम्स थी, जो ये प्रॉब्लम्स थी हमारी, ये सारी प्रॉब्लम्स ये कितनी अचीव हुई, कितनी सॉल्व हुई, और क्या अभी स्टिल वी आर फेसिंग। ये अप्रेजल वाला पार्ट हम करेंगे। और बाकी जो लास्ट में तो जो शॉर्ट नोट्स दे रखा है जीएसटी डिमोनेटाइजेशन, वो तो वन टाइम रीडिंग है, क्योंकि देखो आपको पता है जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के बारे में बेसिक तो आपको वैसे ही पता है, और वैसे भी हमें बहुत एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, तो वो तो वन टाइम में तैयार हो जाएगा। तो मेनली अगर हम देखें तो थर्ड चैप्टर में हम व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, और फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग वी कैन डिवाइड द होल चैप्टर इन 3 पार्ट। तो ये इस तरीके से हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहीं एंड करेंगे, मतलब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उन्हीं का लास्ट में हम असेसमेंट करेंगे कि भाई वो कितना हमने सॉल्व की हमारी गवर्नमेंट ने, और कितने रिफॉर्म से सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं एंड होगा। अब सबसे पहले चलते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट क्या है बेसिकली, देखिए फिजिकल पॉलिसी, ये फिजिकल वर्ड जानते हो आप कि फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। बेसिकली फिजिकल वर्ड रिलेटेड टू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। बेसिकली फिजिकल पॉलिसी या फिजिकल डेफिसिट या ये गवर्नमेंट बजट में हम पढ़ेंगे, तो बजटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये सारे वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी किसके लिए रिलेटेड है, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टू आरबीआई, वैसे ही फिजिकल पॉलिसी रिलेटेड टू द गवर्नमेंट्स। और इसी के लिए हम आगे मैक्रो में पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज गवर्नमेंट बजट, जिसको बजटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं बजट में कि आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, आइटम्स ऑफ रिसीट्स, और वो सब कुछ सारा डिटेल में कि किस तरीके से गवर्नमेंट उनको यूज़ करती है, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करती है, कहाँ खर्च करती है, वो सारा पूरा इट्स ऑल अबाउट द गवर्नमेंट फंक्शनिंग, द गवर्नमेंट बजट, जो हम लेटर ऑन वी विल स्टडी। नाउ ये फिजिकल वर्ड आपको समझ में आ गया कि रिलेटेड टू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। अब डेफिसिट वर्ड का क्या मतलब होता है, फिजिकल वर्ड तो क्लियर है, इस रिलेटेड टू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। नाउ डेफिसिट वर्ड तो सबको पता होगा, इस डेफिसिट वर्ड का क्या मतलब होता है, एनीवन? डेफिसिट वर्ड क्या होता है, नेगेटिव। डेफिसिट मतलब क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है, माइनस में होता है डेफिसिट। एक तो होता है देखो सरप्लस, हमने पढ़ा नहीं वर्ड, फॉरेन ट्रेड में भी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि हमारा फॉरेन ट्रेड क्या था, बैलेंस था, डेफिसिट था, सरप्लस था। तो डेफिसिट मतलब नेगेटिव होता है, सरप्लस मतलब उसमें पॉजिटिव हो गया, और बैलेंस मतलब इक्वल होता है बेसिकली। तो उस टाइम में हमारी जो गवर्नमेंट है उसका फिजिकल डेफिसिट था। फिजिकल डेफिसिट हालांकि इसमें तो बहुत अच्छे से हम गवर्नमेंट बजट में तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी अगर आप ब्रॉडली समझें तो फिजिकल डेफिसिट था मतलब वेरी सिंपल, कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर थे ग्रेटर देन द रेवेन्यू। यहाँ बेसिकली फिजिकल डेफिसिट का मतलब इट रेफर टू द व्हेन गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसीट्स। ब्रॉडली हमारे लिए फिजिकल डेफिसिट यही है। तो ये फिजिकल डेफिसिट का मीनिंग आ जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें डेटा दे रखा है एक, हालांकि ये याद नहीं करना बट एक समझने के लिए ज़रूरी है। देखिए यहाँ दे रखा है इन 1990 इट वॉज रोज द 8.5% ऑफ जीडीपी। जो भी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो लेस देन 5% है, बट उस टाइम में सोचो किस लेवल पे जस्ट डबल था।
ये फिजिकल डेफिसिट था। इसका मतलब गवर्नमेंट के खर्चे क्या थे, ज़्यादा थे और रेवेन्यू कम था। हालांकि अभी भी गवर्नमेंट का डेफिसिट है, बट उस टाइम में अलार्मिंग सिचुएशन में था। और बेसिकली इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न अगर हम लिखें तो का जो रीज़न था वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, पब्लिक सेक्टर बहुत सारा स्प्रेड कर दिया था उन्होंने, पब्लिक सेक्टर यूनिट लगा रही थी और उनमें क्या हो रहा था, गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था। तो खर्चा तो गवर्नमेंट का बढ़ रहा था और रेवेन्यू का सोर्स क्या था, टैक्स। और उस टाइम में जो टैक्स था वो बहुत ही कम लोग पे करते थे, बिकॉज उनकी इनकम ही कम थी। तो लोगों की इनकम कम होने से गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बहुत कम था और खर्चा उसका डे बाई डे बढ़ रहा था। तो इस तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना था, तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से देयर वाज ए फिजिकल डेफिसिट। तो आप फिजिकल डेफिसिट पे आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो हाउ टू राइट ए शॉर्ट नोट्स, फर्स्ट मीनिंग, सेकंड उसका आप रीज़न लिख सकते हैं कि व्हाट वर द रीजंस कि गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा क्यों थे और का रेवेन्यू कम क्यों था। ये बता सकते हैं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बता दीजिएगा। देखिए यहाँ फिर इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, वैसे ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। मीनिंग, फॉर्मूला, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, ये हम निकालते हैं। और उसके बाद में आप रीज़न डाल सकते हैं कि ऐसा क्यों था, तो वो रीज़न भी हम बता सकते हैं। तो इस तरीके से इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस पॉइंट मेन याद होना चाहिए। डिटेल यू कैन डेवलप। आप कीवर्ड साइड में लिख लीजिए कि अगर आप इसकी डिटेल लिखनी होगी आपको। वैसे देखो डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं आएगा, बट पूरे चैप्टर को समझने के लिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी वैसे डायरेक्टली इसका क्वेश्चन कम बनता है, कम पॉसिबिलिटीज़ है, बट यू नो पूरा चैप्टर समझने के लिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। बताइए, व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट, वेरी सिंपल, इन सिंपल लैंग्वेज क्या होता है फिजिकल। excess of total expenditure is more than जब total expenditure ज़्यादा होता है रेवेन्यू से। बिल्कुल, ये फिजिकल डेफिसिट मैंने देखो अलग अलग बता दिया, फिजिकल वर्ड क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, ये सब समझा दिया। और इसके अंदर मतलब गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, या वी कैन से इसको हम निकालेंगे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट रिसीट्स, ऐसे करके हम इसको निकाल भी सकते हैं। और नॉर्मली हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे कि व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसीट्स। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब उसके बाद में हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, उसके बाद हम इसके रीजंस लिख सकते हैं कि व्हाट वर द रीजन। तो मेन रीजन क्या था बताओ, गवर्नमेंट का खर्चा एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि बिकॉज गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर में लॉसेज की वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उस टाइम में गवर्नमेंट को करना था सारा, यस और नो। और रेवेन्यू कम क्यों था, क्योंकि हमारे टैक्सेस बहुत कम थे, उसका रीजन। तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं, डिटेल में लिख सकते हैं, बाकी सब उसमें लिखा हुआ भी है। तो बताइए ये पॉइंट क्लियर है क्या, फिजिकल डेफिसिट एक बार देख लो, पढ़ लो। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे चले, मतलब इसकी लैंग्वेज को पढ़ के आप अपनी मन से भी लिख के आ सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल की आप जो नोट्स में लिखा हुआ वही लिखे। नोट्स में जो लिखा हुआ वो आपके लिए जस्ट एक आइडिया है, एक थॉट है, बाकी आप उसको और अच्छे से अरेंज करके लिख के आ सकते हैं। और अभी तो आगे हम इतना कुछ पढ़ लेंगे फिजिकल डेफिसिट के बारे में गवर्नमेंट बजट में, कि आप इसके पूरा एक आर्टिकल लिख के आ सकते हैं, पूरा एक ऐसे लिख के आ सकते हैं। तो अभी अगर थोड़ा बहुत कम भी समझ में आ रहा है तो अभी गवर्नमेंट बजट में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब वैसे ही देखिए आगे नेक्स्ट है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको एडवर्स की जगह हम डेफिसिट भी बोल सकते हैं, डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बोल सकते हैं। एडवर्स बोलिए या डेफिसिट, बोथ आर द सेम। तो बेसिकली देखिए यहाँ भी आप वर्ड पे देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस वर्ड को समझिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे फिजिकल वर्ड किससे रिलेटेड था बच्चे, एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। वैसे ही ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्ड विच इज रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। एंड बच्चे आगे पूरा मैक्रो के अंदर एक चैप्टर है, लास्ट चैप्टर जो आप पढ़ोगे वो यही है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें हम पूरा डिटेल, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। आगे इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए इसकी आगे डिटेल में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले। बट अभी अगर आपको जो समझ रहे हो तो सबसे पहले आपको समझ में आएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। और डेफिसिट है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, सॉरी इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, यस और नो। उस टाइम में हमारा जो बीओपी था वो डेफिसिट था। डेफिसिट था मतलब हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे और हमारा एक्सपोर्ट क्या था, कम था। बताओ डेफिनेशन बना सकते हैं क्या, यस और नो। तो मीनिंग ये वाला फर्स्ट पॉइंट नहीं होएगा क्या?
फर्स्ट पॉइंट, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेजिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्री गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग दे रखा है, ये तो किसका दे रखा है, ये तो मैंने भी आपको Balance of बताया था payment. कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड ऑल। ठीक है, हालांकि मैंने शॉर्ट में सिंपल में बताया एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बाकी बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट आप ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हुआ, जबकि हमें क्या लिखना है, डेफिसिट ऑफ या एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट Adverse. या डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हमारे लिए क्या हो गया कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स क्या थे, ग्रेटर When देन। the imports are more than ठीक है, exports. तो ये इस तरीके से उसके बाद फिर उसमें हम बताएंगे कि भाई ये जो रीजन, वही अगेन में रीजन क्या हुए, तो रीजन क्या था इसका, ये ऐसा क्यों था, तो आपको पता है कि उस टाइम में हमारे यहाँ प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा था, प्रोडक्शन कम था, तो हमारी डोमेस्टिक डिमांड फुलफिल नहीं हो रही थी, तो हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट हम कर नहीं पा रहे थे, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, हमारा कंपटीशन, वो सब आपको पता है, क्लोज्ड इकोनॉमी हमने की थी, तो वो सब सारे हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, हमारे इंपोर्ट्स क्यों ज़्यादा थे और एक्सपोर्ट्स क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था। उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप धीरे धीरे हो रहा था, बट उसके साथ डिमांड भी बढ़ती जा रही थी, तो हम डोमेस्टिकली सब कुछ आज भी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, हमें डोमेस्टिक डिमांड आज भी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, आज भी हम इंपोर्ट्स पे डिपेंड है। तो सोचो उस टाइम में तो क्या ही हालत होगी। ठीक है, यस सर। इसमें आपको बस ये ज़्यादा सारी चीज़ें इतनी नहीं करनी, आपको बस इसमें क्या करना है, एक तो मीनिंग करना है, और अगेन द स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट देयर वाज ए रैपिड इंक्रीज इन द इंपोर्ट एंड दिस स्टॉक द, बस ये वाला जो रीजन लिखा हुआ बेसिकली, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, और एक तो मीनिंग और एक रीजन लिखना है। मीनिंग और रीजन इसमें बस आपको लिख देना है, बाकी सारी चीज़ों को आप शॉर्ट में, हालांकि ये सब कुछ भी आपको बाद में सारा समझ में आएगा जब हम पूरा चैप्टर, अभी अगर मैं कोशिश भी करूँगा तो अननेसेसरी टाइम खराब होगा, जब मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ा दूंगा, इसका आगे पूरा चैप्टर ये, तो ये सब एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी आप इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करिए, आप बिल्कुल सिंप्लीफाई हमने कर लिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, फिर डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, और उसके रीजन क्या थे। यस और नो? यस सर। बाकी ये धीरे धीरे Yes, आपको sir. सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत, डिटेल को लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ ऑटोमेटिकली, क्योंकि पूरे चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट फिजिकल डेफिसिट का भी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी आगे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चे, दैट इज फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब इसके बारे में तो हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, बताओ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी, हाउ टू अर्न बाय एक्सपोर्ट, व्हाट आर द यूजेज, वो सब हम मनी बैंकिंग में सब कर चुके हैं, इसके यूजेज इंपोर्ट होता है और स्टेबल टू फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो सारा हम पढ़ चुके हैं। उस टाइम में अब आपको पता है कि पहले तो आप बता दो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है, फिर उसके आप यूजेज भी बता सकते हैं यहाँ, फिर आप बताओगे कि उस टाइम में हमारे इंपोर्ट्स, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट था, मतलब हमारे इंपोर्ट ज़्यादा थे, एक्सपोर्ट कम, तो इस वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो गया, डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा था, और इतना ज़्यादा डिक्रीज हो गया कि वेरी अलार्मिंग सिचुएशन में आ गया था। अगर मैं आपको एक सिंपल डेटा आएगा, अभी आगे डेटा आएगा इसका, जब हम अप्रेजल पढ़ेंगे तो इसका डेटा आएगा आगे, तो उसमें साफ लिखा हुआ कि उस टाइम में हमारे पास 1.8 billion dollar. हाँ याद रखा, बट आगे अभी देखना, आगे और भी इसका डेटा प्रॉपर तरीके से आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा कम हो गया था, बिकॉज हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थे और एक्सपोर्ट हमारा था नहीं, तो इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारा फॉल हो गया था। तो इसके अंदर आप वही बताएंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है, उसके यूजेज क्या है, वो डिक्रीज क्यों हुआ था, उसका रीज़न बता दो, यस और नो। और उस टाइम में हमने क्लोज्ड सर इकोनॉमिक, क्या करना है, मीनिंग के बाद क्या लिखना है? वही सेम मीनिंग, और उसके बाद फिर उसका रीज़न। तो ये रीजन क्या थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होने के रीजन हमें पता ही है। आप चाहो तो बीच में इसका यूजेज और लिख देना, मीनिंग, यूजेज और रीजन, 3 पॉइंट कर देना इसमें, ठीक है। Yes, और वैसे sir. देखो हमने Yes, sir. क्लोज्ड इकोनॉमी कर दी थी, तो एक रीज़न ये भी था कि हमने क्लोज्ड इकोनॉमी करने से बाहर की कंपनीज नहीं आ रही थी, तो एफडीआई फॉरेन रिजर्व वो भी नहीं आ रहा था। एफडीआई अगर हमारे आता है तो भी हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते हैं, मतलब बाहर की कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है, तो हमने उस टाइम में उनको भी बंद कर दिया था। हमारी इंपोर्ट भी ज़्यादा थे, एक्सपोर्ट हमारा हो नहीं रहा था, तो ये सारे ऐसे रीज़न थे जिनकी वजह से हमारा फॉरेन रिजर्व्स डे बाई डे डिक्रीज हो रहा था। यस और नो? Yes, sir. Yes.
ना उसके बाद फिर आता है बच्चे इन्फ्लेशन। ये तो सबको पता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन मतलब कॉन्टिन्यूस राइज इन प्राइसेस, प्राइसेस का बढ़ना इज कॉल्ड Price level. इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का मीनिंग बता दो पहले, फिर उसके इम्पैक्ट बता दो कि भाई ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा। बेसिकली जो रिच और पुअर का डिफरेंस बढ़ेगा, इनइक्वालिटीज़ बढ़ेगी, और पुअर बिकम मोर पुअर, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पुअर होता चला जाएगा। क्योंकि ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन्फ्लेशन का किस पे पड़ता है, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब इनइक्वालिटीज़ बढ़ेगी। और उस टाइम में जो इन्फ्लेशन था वो 18%। सोचो आज अगर 5% 6% जाने में इतना हल्ला हो जाता है, उस टाइम में 18% इन्फ्लेशन पहुंच गया था। 16.7 बोल रहे हैं तो 1670 मतलब ऑलमोस्ट 17%, मान लो आप 17%। तो 17% के आसपास क्या था, इन्फ्लेशन था। तो इसका मतलब तो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन थी। और इन्फ्लेशन होने का कारण क्या था, क्योंकि अगेन हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिए थे। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने से हम और डोमेस्टिकली प्रोडक्शन हमारा हो नहीं पा रहा था, और डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही थी। तो ये एक मेन रीज़न था कि प्रोडक्ट्स की डिमांड तो बढ़ती जा रही थी बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हमारे इतने कैपेबल नहीं थे, वो आज भी नहीं है, उस टाइम में भी नहीं थे कि वो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करे। तो सोचो आज ही कैपेबल नहीं है तो उस टाइम में तो क्या ही हालत होगी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की। तो इस वजह से वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, उधर हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया था। तो इस वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो गई और प्राइस स्टार्ट इंक्रीजिंग। यस और नो। कुल मिला के इसमें भी 3 पॉइंट्स आएंगे, फर्स्ट मीनिंग, सेकंड उसका इम्पैक्ट, और थर्ड क्या आ जाएगा, उसके रीजंस। यस और नो। सर इसका डेटा भी आएगा क्या, डेटा ये हालांकि वाला? उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा आप डाल सकते हैं, बाकी वैसे कोई डेटा नहीं भी डालोगे। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर इतना डेटा याद करना बड़ा टफ, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि डेटा वही याद करें जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो ये डेटा को एग्जाम में इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तो आप इसको आप याद कर भी सकते ओके हैं, नहीं सर। भी करें, ऑप्शनल रखें। अदरवाइज डेटा आगे याद करने वाला भी बहुत सारा है, फिर ऐसे हो जाता है कि यार इतना डेटा याद करना, फिर बच्चे बड़े टेंशन में आ जाते हैं कि यार इतना डेटा। तो जो डेटा याद करना होगा वो तो मैं डे 1 से आपको बता दूंगा कि यार ये तो करना ही है याद, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाकी जो याद करने की जरूरत नहीं है वो ऑप्शनल है। ठीक है। यस। हाँ, ये क्लियर हो गया, इन्फ्लेशन क्लियर है सबको। यस सर। Yes, sir. उसके बाद आता है सिक पीएसयूज। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, देखो पब्लिक सेक्टर पूरा का पूरा सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी और क्या उसकी लिमिटेशन थी, पढ़ा था ये सेकंड चैप्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में, यस और नो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़ा है ये। यस सर। तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है, एनी एंटरप्राइजेज, ये क्या लिखा हुआ, पीएसयूज मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट मतलब एनी एंटरप्राइजेज विच इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। ये पीएसयूज क्लियर है। पब्लिक सेक्टर यूनिट मतलब एनी यूनिट, एनी एंटरप्राइजेज विच इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, वो पब्लिक सेक्टर यूनिट होगा। उसके बाद सिक पीएसयूज मतलब लॉस मेकिंग। सिक का मतलब देवर लॉस मेकिंग फॉर द गवर्नमेंट। अब सिक पीएसयू समझ में आ गया क्या, वर्ड सिक पीएसयूज क्या हुआ, उसका मतलब समझ में आ गया बच्चे। उसके यस सर। बाद सिक पीएसयूज के बाद में उसका रीजन बताओ कि उसके रीजन क्या थे। तो वो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि व्हाट वर द यू नो लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो वो मैंने आपको याद भी करवाया था कि पब्लिक सेक्टर की प्रॉब्लम्स क्या है। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अंडर यूटिलाइजेशन। वो अपनी जो कैपेसिटी होती है, जो रिसोर्सेज, उनको अंडर यूटिलाइज करते हैं, ओवर स्टाफिंग करते हैं, डिसीजन डिले करते हैं। तो ऐसी इन चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है, उनको लॉस हो जाता है। और जैसे लॉस होगा तो वो क्या बन जाते हैं, बर्डन फॉर द गवर्नमेंट। और उन्हीं को हमने सिक पीएसयूज बोला, जो गवर्नमेंट के लिए बर्डन बन गए। तो बर्डन क्यों बने, बिकॉज देयर वर 3 रीजंस कि उनकी जो कैपेसिटी थी, जो रिसोर्सेज है, उनको प्रॉपर यूज़ नहीं किया गया, डिसीजन डिलेज कर दिए, है ना, ओवर स्टाफिंग कर दी। तो इसकी वजह से दे स्टार्टेड मेकिंग लॉसेज एंड फाइनली दे बिकम बर्डन फॉर द लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ये सारा इसमें बता रखा। सबसे पहले इसमें आप मीनिंग बता दोगे, देन उसके बाद इसका रीजन कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज। तो ये 3 रीजंस है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ। तो हमें अलग से क्यों करना है, जब हम पहले कर चुके हैं वही पॉइंट यहाँ कर लेंगे। तो उसके रीजंस में वही अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, ओवर स्टाफिंग, डिसीजन डिले, ये सब हम पहले कर चुके हैं। यस और नो। पब्लिक सेक्टर पूरा पढ़ लिया ना, पूरा एक टॉपिक पढ़ा है पब्लिक सेक्टर, इंपॉर्टेंस, यस सर। मीनिंग, इंपॉर्टेंस और उसकी लिमिटेशन, सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। Yes. आई होप ये क्लियर है क्या बच्चे।
अब आता है नेक्स्ट गल्फ क्राइसिस। sir. गल्फ क्राइसिस मतलब जो अरब कंट्रीज थी उनके अंदर उस टाइम में वॉर हो गया था। जैसे अभी आपने देखा था रिसेंटली रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ और उसकी वजह से क्रूड ऑयल और बहुत सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ी और श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत देखो, वो इकोनॉमिकली करप्ट हो गए और डेब्ट ट्रैप में आ गए। तो बस उसी टाइम में हमारी भी वही हालत हो गई थी जो अभी पाकिस्तान और श्रीलंका की हुई, बिकॉज ऑफ कोविड। और कोविड के बाद तुरंत क्या आ गया, रसिया यूक्रेन वो क्या हो गया, वॉर आ गया। तो उसकी वजह से फाइनली ये अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल मैनेज नहीं कर पाए। उस टाइम में हमारे साथ भी ये दिक्कत थी कि इन्फ्लेशन पहले ऑलरेडी ज़्यादा था, उसके बाद में क्या हुआ, अरब कंट्रीज़ में वॉर हो गया। तो उसकी वजह से हम इंपोर्ट, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किसका करते थे, क्रूड ऑयल का। और वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई और हमारा इन्फ्लेशन और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ गई। तो गल्फ क्राइसिस का पॉइंट है, ठीक है। Yes, sir. तो अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट वाज द इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991, आप क्या बताएंगे, आंसर क्या होगा, क्राइसिस क्या था 1991 में, क्या सर जो इकोनॉमिक। 5 एडवर्स 5 आपने बताया, जैसे सर इकोनॉमिक जो ये क्राइसिस 6 इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। 6 पॉइंट्स है सर, इनको आपको पॉइंट्स को बताना है डिफाइन कर कि देंगे। आप बोलोगे, सबसे पहले बोलोगे इकोनॉमिक क्राइसिस टाइम में मतलब फिजिकल डेफिसिट था, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट था, फॉरेन रिजर्व्स डिक्रीज हो गए थे, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, ठीक है, सिक पीएसयूज, गल्फ क्राइसिस, ये सारे थे जो हमारे लिए इकोनॉमिक क्राइसिस थे। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी में आ गया था और वही हमारे लिए क्या था, इकोनॉमिक क्राइसिस था 1991 में। मतलब वही वाली सिचुएशन हो गई थी कि जो आज किसकी हालत है, पाकिस्तान और श्रीलंका, सेम वैसे ही हमारे 1991 में यही हालत हो गई थी हमारी। और अभी कंक्लूजन पड़ी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसमें कंक्लूजन में हमने ये पता चला कि इंडिया जब फाइनली इतने सारे इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गई, जब उसकी इतनी बैड कंडीशन हो रही थी, तो वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जाती है और वो $7 मिलियन का लोन लेती है ये क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। बट जो आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक होते हैं वो एक ही शर्त पे इंडिया को ये लोन देते हैं कि जब वो अपने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटा दें और सारे अदर कंट्रीज के साथ उनकी ट्रेड वापस से चालू करें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए अपने कंट्री में। तो अब इस पूरी स्टोरी से सही है। हमारे को ये समझ में आता है बच्चे, 1891 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने अडेप्ट की, इट वाज फोर्सफुली। हालांकि हमारे को बहुत पहले करना था, अगर हम पहले कर लेते तो ये 1991 की सिचुएशन ही नहीं आती। और 1991 में भी हम तो नहीं कर रहे थे, एक ही माइंडसेट से चल रहे थे हमारी गवर्नमेंट। बट उसके बाद में क्या हुआ कि लोन जब हम ले रहे थे तो जहाँ से हम लोन दे रहे थे, आईएमएफ, अदर फॉरेन कंट्रीज, उन वर्ल्ड बैंक, उनने सबने मना कर दिया कि हम आपको लोन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इकोनॉमी की कंडीशन इतनी ख़राब है कि आप जो लोन लिया है वही रिपे नहीं कर पाओगे। तो आगे हम आपको लोन देंगे तो उसका तो आप रिपेमेंट कर ही नहीं पाओगे, जैसे अभी पाकिस्तान की हालत है। तो उस तरीके से हमारी गवर्नमेंट को लोन के लिए मना कर दिया गया। फिर जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बस कंडीशन रख दी कि हम आपको लोन देंगे, बट जब करेंगे, जब आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, आप अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया इस कंक्लूजन से कि इट वाज फोर्सफुली, यस और नो।